खबरें तफसील से। पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में अवामी रैली से खिताब किया। पीएम का खिताब सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। पीएम ने इस दौरान कहा कि अब दुनिया एक नया हिंदुस्तान देखेगी क्योंकि हिंदुस्तान के लोग बीजेपी के साथ हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर की भी बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारी शान है। हम उसका आभार भी जताने आए हैं। साथियों, 4 महीने पहले आपने एक समर्थ और सशक्त नए भारत के निर्माण के लिए वोट दिया था। आपने एक ऐसे भारत के लिए जनादेश दिया था जो विश्व में अपने स्वाभाविक स्थान को हासिल करे। आपने एक ऐसे भारत के लिए हमें आदेश दिया था जो 130 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव कदम उठाए। भाई और बहनों, आज जब आपके बीच में आया हूं तब कह सकता हूं कि नए भारत का नया जोश दुनिया को भी दिखने लगा है। आपको भी लगता है ना? आपको भी लगता है ना? आपका भी विश्वास है ना? आप भी अनुभव कर रहे हैं ना? पहले ऐसा होता था? नहीं होता था ना? ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? गलत गलत, सब जलगांव वाले फेल हो गए। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके उस वोट के कारण हो रहा है जिसने मजबूत सरकार बनाई। आज दुनिया में नए भारत का अगर जलवा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ मेरे देशवासी हैं। आपने जो भारी मतदान किया उससे दुनिया में भारत के लोकतंत्र का गौरव गान हो रहा है। हमारी बहनों ने जिस प्रकार भारी संख्या में वोटिंग की उससे भारत की नारी शक्ति का लोहा दुनिया मानने लगी है। मैं खास करके महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां चुनाव इस बार चल रहे हैं, वहां की माताओं बहनों को विशेष आग्रह करना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव में आपने मतदान करके पुरुषों की बराबरी कर ली, इसके लिए बधाई। लेकिन विधानसभा चुनाव में मेरी माताएं बहनें पुरुषों से भी आगे निकलनी चाहिए। होगा? होगा? ये पुरुष तो नहीं बोले, ये महिलाएं तो बोले। होगा पक्का? देखता हूं महाराष्ट्र में महिलाएं आगे निकलती हैं कि पुरुष आगे निकलते हैं। आ जाए, मुकाबला हो जाए इस बार। आपने जिस तरह जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठकर
एक निर्णायक जनादेश दिया है, उसने भारत की छवि को 4 चांद लगा दिए हैं। साथियों, आपके इसी जनादेश का परिणाम है कि आज भारत की आवाज दुनिया की हर बड़ी ताकत मजबूती से सुन रही है। विश्व का हर देश, हर क्षेत्र आज भारत के साथ खड़ा दिखता है, भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है। दुनिया भर में भारत को पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो इसके लिए, इसके पीछे आप सभी साथियों का समर्पण है, उत्साह है, त्याग है, तपस्या है और जोश भी है। और 130 करोड़ साथियों के इस जोश से ताल बिठाने की, आपकी भावनाओं को उचित स्थान देने की कोशिश, उसमें हम कोई कमी नहीं रहने देते। साथियों, आज नया भारत ठान चुका है कि उसे अतीत के अनावश्यक बंधनों में बंध कर नहीं रहना है। आज नया भारत अपने वर्तमान को मजबूत तो कर ही रहा है, खुद को भविष्य के लिए तैयार भी कर रहा है। और हरियाणा के करनाल में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास पहले से रफाल होता तो बालाकोट जाकर एयर स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से पाकिस्तान को सबक सिखा देते। और दफा 370 के खात्मे की हिम्मत सिर्फ बीजेपी में है, कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की है। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, भारत की संसद ने धारा 370-35 से हमारे ही देश का ही एक हिस्सा जम्मू कश्मीर, उसको धारा 370-35(a) के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जम्मू कश्मीर का केंद्र में बैठी हुई सरकार चाहे जितना विकास करना चाहे उसका वो विकास नहीं कर सकती। भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक देश में 2 संविधान होने चाहिए कि एक संविधान होना चाहिए? चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, भारत की संसद में भी बहनों भाइयों इस पर प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इस संबंध में भारत की संसद में भी प्रस्ताव पारित पहले हो चुका था, लेकिन किसी सरकार ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कभी भी धारा 370 को समाप्त करने का साहस नहीं दिखाया। स्वागत किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। बहनों भाइयों, जिस तरीके से राफेल के बारे में, फाइटर प्लेन के बारे में समझौता किया, साहस का परिचय दिया। और आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, अब राफेल या फाइटर प्लेन आपके पास आ गई, जितनी जरूरत होगी सब आएगी। और आप समझ लेना, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देख ले, भारत ने दुनिया के किसी देश के ऊपर न तो कभी अपनी तरफ से आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश पर हम की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया। यह भारत का चरित्र है। लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत को हम बढ़ाते रहेंगे ताकि कोई हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर कोई देखने की जरूरत न कर सके। इसलिए हम अपनी ताकत को बढ़ाते रहेंगे। और वही राफेल लेने के लिए, पहला राफेल लेने के लिए अभी कुछ ही 3, 4, 5 दिन पहले मैं गया था बहनों भाइयों पेरिस,
फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैं गया था, वह राफेल लेकर आया हूं बहनों भाइयों, राफेल आ गई है। और राफेल वह फाइटर प्लेन केवल हवा में ही नहीं मारेगी, हवा से जमीन में मारेगी और हवा से हवा में भी मारेगी। यह ताकत हमारे राफेल प्लेन के फाइटर प्लेन के अंदर है। यदि वह फाइटर प्लेन हमारे पास रहता तो मैं समझता हूं बालाकोट की जब घटना हुई थी उस समय पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने की जरूरत न होती, बल्कि भारत की धरती पर बैठे बैठे ही आतंकवादी ठिकानों का हम सफाया कर सकते। 5 अक्टूबर को जामिया मिल्लत इस्लामिया में हुई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में इसराइल के शामिल होने के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 5 तलबा को वजह बताओ नोटिस जारी किया है और 15 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। हालांकि तलबा का कहना है कि इन पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, हालांकि वो सिर्फ इसराइल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़े हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। खुर्रम, वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है, तलबा का क्या कहना है? देखिए जिलानी, ये पूरा मामला दरअसल 5 अक्टूबर को एक ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हो रही थी जामिया मिल्लत इस्लामिया में, और उसमें एक पोस्टर चला सोशल मीडिया पर जिसमें इजराइल को इस पूरे कॉन्फ्रेंस का फाइनेंसर बताया गया कि उसने स्पॉन्सर्ड कर दिया इस पूरी कॉन्फ्रेंस को। हालांकि उसके बाद एक वजाहत भी जारी की गई कि नहीं, इसमें सिर्फ इजराइल जो है वो सिर्फ एक डेलीगेट के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है जी। इसके खिलाफ जामिया मिल्लत इस्लामिया के जो आयशा ग्रुप यानी लेफ्ट का जो ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स विंग है, उसके तलबा मैदान में उतर गए और उन्होंने एहतजाज किया, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। 5 अक्टूबर को ही यह सब हुआ, जिसके बाद जामिया का जो इंतजामिया है उसने इन तमाम तलबा को वहां से हटाने की कोशिश की, इनकी हाथापाई हुई। प्रॉक्टर ऑफिस में तकरीबन 17 तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको ले जाया गया। उसके बाद बाहर हंगामा होता रहा, जिसके बाद इन तलबा को ये कहते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया कि आपने मिसबिहेव किया है, बदसलूकी की है, न सिर्फ प्रॉक्टर के साथ बल्कि यूनिवर्सिटी की इससे इमेज खराब हुई है। तो हालांकि 14 दिन का वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन इनको सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया गया है। जुमे की रात में 6 बजे के करीब ये पूरा नोटिस आया है और 15 तारीख यानी कि फ्राइडे मंडे तक बरोज पीर तक इनको जवाब दाखिल करना है और बताना है कि क्यों ये सब सारी चीजें हुई। लेकिन तलबा ये कह रहे हैं कि उनके घर वालों को फोन किया जा रहा है, उनको डायरेक्ट नोटिस सर्व नहीं किया गया, बल्कि उनके घर फोन करके कहा गया कि आप अपने बेटे से कहें कि वो प्रॉक्टर ऑफिस में आकर के नोटिस ले लें। तो एक थोड़ा सा तनाजा खड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है जेएनयू में इस तरह के नोटिस जारी हुए थे, लेकिन जामिया में पहली बार है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जब इफ्तार पार्टी हुई थी उस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था और उसमें जामिया के तलबा शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं किया गया था। अब इस बार जो है शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि जिस तरह के उन पर इल्जामात हैं उसकी सफाई में वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं और इस मामले में उनको यूनिवर्सिटी से बाहर भी किया जा सकता है, या ये मामला डिसिप्लिन कमेटी है उसको भेजा जा सकता है जिसके सामने इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। दूसरी तरफ तलबा ये कह रहे हैं कि इस मामले के तमाम सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, क्योंकि प्रॉक्टर ऑफिस पर सारा मामला हो रहा था और वहां पर जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं। तो इस मामले में उन्हीं के साथ हाथापाई हुई है, गार्ड ने उनके साथ बदसलूकी की है। दोनों तरफ से इल्जामात है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह की जांच आगे होगी इस मामले में, और जामिया इंतजामिया है वो इस मामले में किस तरह का रुख इख्तियार करती है। तो अभी तक जवाब देने की कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तलबा की तरफ से अभी जवाब दाखिल नहीं किया गया इस सिलसिले में? पीर के दिन या 15 अक्टूबर तक ये जवाब उनको देना है, नोटिस आया है, तो अब वो लोग जवाब देंगे। लेकिन उनका कहना यही है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि इजराइल एक वॉर क्रिमिनल मुल्क है, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी मुखालफत की और वो नहीं चाहते थे कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में इजराइल के लोग आए। तो इस तरीके से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, पूरा तनाजा खड़ा हुआ है, और अब इसको जो है जब तलबा को नोटिस जारी कर दिया गया है
है, तो उसके बाद ये मीडिया में ये बात सामने आई है और तलबा कह रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। 15 तारीख आखिरी तारीख है, जब आप दाखिल करेंगे तब क्या कार्रवाई होगी ये देखा जाएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजा अदालत में जेर समाअत है। उम्मीद है कि अगले महीने इस मामले में फैसला आ सकता है। ऐसे में बयानबाजियों का दौर भी जारी है। विश्व हिंदू परिषद के कौमी तर्जुमान पवन बंसल ने कहा कि वहां सिर्फ मंदिर बनेगा, इसके अलावा वो वहां कुछ और नहीं बन सकता। मंदिर मामले में सुनवाई और अंतिम दौर में है, उसी के बीच तमाम तरह के प्रयास और कयास भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। सर, 2 दिन पहले कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग होती है, वो कहते हैं कि जो जन्मभूमि की जो जगह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए, लेकिन कल जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनका कहना यह है कि हम बाबरी मस्जिद की जमीन किसी को नहीं सौंपेंगे और फैसला हमारे पक्ष में होगा। देखिए, ये वही लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये इनकी जो प्रकृति है, कथनी और करनी का जो अंतर है, एक व्यक्ति कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा। ये बाबरवादी सोच जो है ना, इससे बाहर नहीं निकल सकते कभी। रहते भारत में, खाते भारत का हैं, ऐतिहासिक महापुरुष इनके भारतीय हैं, लेकिन सिर्फ धर्मांतरण करने के कारण इनकी मानसिक विकृति जो है मुझे लगता है कहीं आ गई है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि है भाई, दुनिया को कौन नहीं जानता इस बात को। और जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, मंदिर के अलावा कुछ नहीं बन सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मुझे लगता है 1 महीने का और समय रह गया, प्रतीक्षा करें और उसके बाद इनको पता लग जाएगा कि निर्णय किधर जा रहा है। देखिए, सारे तथ्य साक्ष्य और माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय 30 सितंबर 2010 का साफ साफ कह रहा है कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। तो इस बात को बार बार रिपीट करने से कोई वो नहीं होने वाला। और उच्च न्यायालय साहब का उस निर्णय में कि अभी वो जो ढांचा था जिसको 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों के पौरुष के कारण ढा दिया गया, वो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार मस्जिद नहीं था। तो उसमें अनावश्यक रूप से मुस्लिम समुदाय को ये भड़का करके बाबरवादी सोच को विकसित करके स्वयं का और देश का दोनों का नुकसान कर रहे हैं। सर, क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है फैसला आने में, कई सारे लोग कह रहे थे मध्यस्थता होनी चाहिए, लेकिन इस मध्यस्थता का फैसला कोई निकला नहीं। फिर दोबारा से कोशिश हुई, फिर नहीं निकला। तो ऐसी सोच के बीच में क्या कभी मध्यस्थता के जरिए फैसला हो सकता था? संभव ही नहीं है। इसमें 2 पेच हैं सब में। एक तो एक मध्यस्थता करें तो किससे करें, क्योंकि इनका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। दूसरी बात, जब मध्यस्थता के प्रयास खुद केंद्र सरकार ने किए, एक बार नहीं अनेक बार हुए, तभी हमेशा भागते हुए नजर आए। और तीसरी बात ये कि मध्यस्थता किस विषय पर की जाए। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, जो राम की जन्मभूमि है और वहाँ पर रामलला विराजमान है, मंदिर था, मंदिर है, तो उसमें मंदिर का न तो बंटवारा हो सकता, न ही कोई इसको कोई ट्रांसफर हो सकता। और ये हमारे लिए देवभूमि, पुण्यभूमि, पितृभूमि है, पूज्य भूमि है, न उसका कोई न विभाजन हो सकता, न ट्रांसफर हो सकता। तो ऐसी सब केसेस में तो फिर वहाँ कुछ और विकल्प हमारे पास बचता नहीं। हमारे पास कोई राइट ही नहीं है। हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को दे नहीं सकते। और ये हिंदू समाज के लिए कतई अस्वीकार्य है। दुनिया में एक जानिब दौलत की रेलपेल है तो दूसरी तरफ गरीबी, मुफलिसी, भुखमरी संगीन मसला बनी हुई है। इन हालात में अनाज की हिफाजत करें, खाना बर्बाद न करें, ज़ायद खाने को गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने। इस पैगाम को आम करने के लिए बेंगलुरु में बोहरा जमात की जानिब से रैली निकाली गई। शहर के जेपी नगर में निकाली गई इस रैली में मकामी सियासतदानों ने शिरकत की। बताइए, आज का इस जुलूस का क्या मकसद रहा है? हम लोग हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के फौरस से, इसके पहले हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और ये हमारे देश में जो समस्या है अनाज की, उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ हमारे देश में कोई भी अनाज जैसे ज़ाया नहीं होना चाहिए और कोई भी इस देश की ये जमीन, ये भूमि में कोई भी भूखा सोना नहीं चाहिए। ये हमारे हिज होलीनेस का मैसेज है। और जितने भी अमीर लोग हैं वो सबको ये पैगाम दिया है कि सैयदना साहब की तरफ से और तमाम इबादुल्लाह को फ़ायदा हो, इसके लिए ये खाना तकसीम हो और कोई भी भूखा न सोए। ये पैगाम हमारे हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका का है और ये पैगाम को लेके आज हम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारे साथ पूरी दुनिया है, पूरा मुल्क है और कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जो भी कारज होते हैं, घर में खुशी का अवसर होता है, कोई भी खाना पकाता है घर में या फिर कोई जमात खाने में पकाता है, जो हमारा जहाँ पर भोजन होता है,
उसमें ऐसा बराबर से उसका इंतज़ाम होना चाहिए कि जो भी खाना बचता है गरीबों में बांटा जाए। और हमारे यहाँ दाना कमेटी कायम की हुई है सैयदना साहब ने। वो दाना कमेटी का काम ही है कि कहाँ पर भी भोजन अगर बचा है तो वो गरीबों में जाके बांटते हैं। और कभी कभी तो ख़ास सैयदना साहब फरमाते हैं कि ज़्यादा खाना पकाया जाए ताकि जो वो खाना जो बचा है वो सबके यहाँ तकसीम हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबको खाना खिलाओ, ये सबसे बड़ी इबादत है। तो हम लोग सबके लिए खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर बेंगलोर के अंदर कोई भी फर्द ऐसा ना हो कि जो भूखा सोता हो। तो कैसे खाना पहुंचाते हैं जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं? अभी यूएन वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर को, उसके लिए हमने फूड बैंक बनाए हुए हैं सभी जगह के ऊपर, मस्जिदों के अंदर, जहाँ पे सभी अफराद आके शिरकत कर सकते हैं और खाना दे सकते हैं। उस खाने को जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो NGOs काम कर रहे हैं या जो इलाकों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, उनको हम मुहैया करेंगे। क्या बच्चे, क्या नौजवान सभी इस रैली में शरीक हैं और ये कह रहे हैं कि खाना बर्बाद न करें, खाना ज़ाया न करें, अनाज की हिफाजत करें, पानी की हिफाजत करें। ये पैगाम देते हुए ये रैली बरामद हुई है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कैमरामैन नूर शरीफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। फिल्मी दुनिया की हमाजत शख्सियत के मालिक किशोर कुमार की आज यौम वफात है। किशोर कुमार ने 13 अक्टूबर 1987 को दुनिया को अलविदा कहा। भास कुमार गंगोली यानी किशोर कुमार 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश में एक बंगाली खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद एक वकील थे और किशोर अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। मुंबई टॉकीज की फिल्म जिद्दी में इन्हें पहला गाना गाने का मौका मिला। किशोर कुमार ने तकरीबन 81 फिल्मों में बतौर अदाकार काम किया, जबकि 574 फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए। किशोर कुमार को कई एजाज़ात से भी सरफराज किया गया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।